मित्रों सभी को नमस्कार। एक बार फिर कोशिका सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका सिद्धांत, जो जंतु कोशिका सिद्धांत और पादप कोशिका सिद्धांत दो में बटे हुए हैं। सबसे पहले पादप कोशिका सिद्धांत के बारे में जो है स्लाइडेन ने बताया, और जंतु कोशिका सिद्धांत के बारे में थियोडोर स्वान ने बताया। स्वान यानी कुत्ता। कुत्ता क्या है? जंतु है। तो इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं। पादप, पादप यानी क्या? पादप की हम स्लाइड बनाते हैं, तो इस प्रकार याद रख सकते हो। कोशिका सिद्धांत का बाद वायरस होता है, क्योंकि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी है। वायरस क्या है? सजीव निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी है। कोशिका विभाजन के सिद्धांत। कोशिका विभाजन के सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति। इसके अनुसार जो कोशिका विभाजन सिद्धांत है, इसके अनुसार नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। रुडोल्फ विर्चोव ने होमनिस सेलुला ई सेलुला कहा है। इस सिद्धांत के बारे में कहा है होमनिस सेलुलस ई सेलुला कहा है। कोशिका की खोज के बारे में देखेंगे। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, जो कि 1665 में की गई। बुक है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में मृत कोशिका की खोज कर इसके बारे में बताया। 1665 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। ल्यूवेनहोक ने शुक्राणु और जीवाणु के बारे में बताया सर्वप्रथम। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। तो स्वयं का डीएनए किसमें उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त शासी अंग कहते हैं। अर्धस्वायत्त शासी अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डीएनए उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त शासी अंग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? केंद्रक। दोनों ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती हैं, इन पर दोहरी झिल्ली होती है, इसलिए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। अब जानते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? जैसा कि आपको पता है, पोर्टर द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की गई। पोर्टर द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की। अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में ER भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तब ER का ही प्रयोग करेंगे। अंतःप्रद्रवी जालिका के स्थान पर ER का प्रयोग करेंगे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है किन किन में अनुपस्थित होती है, इसके बारे में जानते हैं हम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित नहीं होती। यूकैरियोटिक में जो RBC होता है, उसमें भी अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित नहीं होती है। ये केंद्रक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी संरचना होती है। ये क्या है? केंद्रक है गोल गोल, और ये जो दिख रहा है आपको जालीनुमा संरचना, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई संरचना है। अभी डिटेल से जानते हैं हम अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होता है, एक RER और एक SER। RER खुरदनुमा संरचना है, और ये है SER मुलायम संरचना है। इसे रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं, और इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, यह खुरदरी संरचना है। राइबोसोम संरचना कण के रूप में पाई जाती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, और इस पर वसा का संश्लेषण होता है। और इस पर वसा की जगह किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। RER में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं मित्रों, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये कोशिका में आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। तो आंतरिक कंकाल का निर्माण कौन करती है? अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका यांत्रिक दृढ़ता और निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है?
यांत्रिक दृढ़ता और निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका में ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और परिवहन तंत्र का निर्माण करती है कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। यदि ईआर में रेखित पेशी उपस्थित होती है तो इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यदि अंतःप्रद्रवी जालिका में रेखित पेशियाँ उपस्थित होती है तो इसे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो पूछ लिया जाएगा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका में रेखित पेशियाँ उपस्थित होती है तो इसे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो पूछेंगे ईआर किसे कहते हैं? ईआर का यहाँ क्या मतलब है? अंतःप्रद्रवी जालिका। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम उसे कहते हैं जिसमें रेखित पेशियाँ उपस्थित होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन तंत्र का निर्माण कौन करती है कोशिका में? अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका 3 प्रकार की होती है। एक होती है सिस्टनी, एक होती है वेसिकल्स, एक होती है सिस्टनी, एक होती है वेसिकल्स, एक होती है सिस्टनी, एक होती है वेसिकल्स, दूसरी होती है ट्यूब्यूल्स। कौन सी है? तीसरी ट्यूब्यूल्स। ईआर द्वारा केंद्रक आवरण का निर्माण होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा केंद्रक आवरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो पूछ लिया जाए केंद्रक का आवरण का निर्माण कौन करती है? अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। अब देखते हैं मित्रों गोल्जी के बारे में। गोल्जिकाय की खोज किसने की? कैमिनो गोल्जी ने गोल्जिकाय की खोज की। किसमें की? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में खोजा था, है ना। अब देखते हैं इसके भाग। गोल्जिकाय का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपर का भाग शीर्ष भाग केंद्रक की तरफ होता है। शीर्ष भाग जिसे शीर्ष फॉर्म कहते हैं, शीर्ष फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और जो नीचे का भाग है इसे ट्रांस भाग कहते हैं, कोशिका की झिल्ली की तरफ होता है। ट्रांस भाग की तरफ होता है, कोशिका झिल्ली की तरफ होता है ना। और जो शीर्ष भाग है वो ऊपर की तरफ केंद्रक की तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गोल्जिकाय पादप कोशिका में इसे डिक्टिशियम कहते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में लाइपोकॉन्ड्रिया या डिक्टिशियम किसे कहते हैं? गोल्जिकाय को कहते हैं। गोल्जिकाय को पादप कोशिका में क्या कहते हैं? डिक्टिशियम या लाइपोकॉन्ड्रिया। गोल्जिकाय की संरचना किन किन में होती नहीं है यानी अनुपस्थित होती है? तो देखो माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, कवक, परिपक्व शुक्राणु आरबीसी में नहीं होती। किस किस में गोल्जिकाय नहीं होता है? गोल्जिकाय की संरचना माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, कवक, परिपक्व शुक्राणु आरबीसी लाल रक्त कणिका। गोल्जिकाय द्वारा दो पादपों के मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो पूछ लिया जाएगा पादपों के मध्य यानी पादप कोशिकाओं के मध्य पटलिका का निर्माण कौन करता है? कोशिकाएं करता है, गोल्जिकाय करता है। गोल्जिकाय द्वारा दो पादप कोशिकाओं के मध्य पटलिका का निर्माण होता है। गोल्जिकाय देखते हैं, गोल्जिकाय के बारे में जानते हैं। गोल्जिकाय कोशिका में परिपक्व परिवहन तंत्र होता है। गोल्जिकाय क्या होता है? परिपक्व परिवहन तंत्र होता है। गोल्जिकाय क्या होता है? परिपक्व परिवहन तंत्र होता है। जबकि इससे पहले हमने जाना था, किसके बारे में जाना था? तो वो जाना था अंतःप्रद्रवी जालिका जो कि परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। और ये गोल्जिकाय है जो कोशिका में परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। और वो परिवहन तंत्र का निर्माण करती है अंतःप्रद्रवी जालिका। इस अंग द्वारा शुक्राणु के अग्रभाग में एक्रोसोम गोल्जिकाय द्वारा शुक्राणु के अग्रभाग में एक्रोसोम अग्रपिंडिक का निर्माण होता है। गोल्जिकाय के द्वारा शुक्राणु के अग्रभाग में एक्रोसोम अग्रपिंडक का निर्माण होता है। कोशिका में समस्त स्त्रावण एंजाइम हार्मोन श्लेष्मा का निर्माण होता है। कोशिका में समस्त स्त्रावण होता है जैसे कि एंजाइम है, हार्मोन है, श्लेष्मा का निर्माण होता है। तो गोल्जिकाय में क्या क्या निर्माण होता है? देखो एंजाइम, हार्मोन, श्लेष्मा आदि का निर्माण होता है। तो पूछ लिया जाए अभी तो आप बता देना। लाइसोसोम
उपास्थि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन तथा अंडे में पित्तक का निर्माण इस भाग में होता है। तो गोल्जी काय में देखो लाइसोसोम, उपास्थि, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन तथा अंडे में पित्तक का निर्माण गोल्जी काय भाग में होता है। किसका? लाइसोसोम, उपास्थि, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन, अंडे से पित्तक का निर्माण आदि। आगे देखते हैं हम लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम एक झिल्ली युक्त अंग है। कैसा है? एक झिल्ली युक्त अंग है, जबकि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त अंग होते हैं। देखो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे। यानी कि लाइसोसोम की खोज करते ही वो डूब गए। डी डुवे डूब गए लाइसोसोम, जो कि आत्मघाती तेली थी। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा मानव आरबीसी में अनुपस्थित होता है। तो मित्रों किस किस में अनुपस्थित होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा मानव आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो जल अपघटनी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। यह कोशिकांग WBC तथा कुक्कुर कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम किस में अधिक पाए जाते हैं? WBC कुक्कुर कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है। लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है। पूछ लिया जाए पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता किसमें पाई जाती है? तो लाइसोसोम में पाई जाती है। लाइसोसोम की संरचना देखते हैं अब हम। यह अंतःकोशिकीय पाचन, ER तथा माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतःक्षेत्रीय कोशिकाओं को भक्षण करता है। लाइसोसोम क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन, ER तथा माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण करता है। मेंढक की लार्वा अवस्था टेडपोल को वयस्क में रूपांतरित करने में सहायक होता है। इसके द्वारा उपास्थि अस्थियों में रूपांतरित होती है। तो लाइसोसोम कोशिका में जल अपघटनीय एंजाइमों द्वारा क्षतिग्रस्त अंगों के पाचन के साथ साथ अंत में स्वयं का भक्षण कर लेता है, जिससे इसे आत्मघाती कैली कहते हैं। इसे कोशिका का ऑटम बम भी कहते हैं। आइए एक बार फिर जानते हैं हम लाइसोसोम के बारे में जल्दी से। लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा की गई। एक झिल्ली युक्त अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा मानव आरबीसी में अनुपस्थित होता है। हाइड्रोलाइट एंजाइम, जलाइट के एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिका WBC तथा कुक्कुर कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पॉलीमॉर्फिक बहुरूपता पाई जाती है और अंतःकोशिकीय पाचन, ER तथा माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भक्षण करता है। मेंढक की लार्वा अवस्था में टेडपोल को वयस्क में रूपांतरित करने में सहायक। इसके द्वारा उपास्थि अस्थियों में रूपांतरित होती है। लाइसोसोम कोशिका में जल अपघटनीय एंजाइमों द्वारा क्षतिग्रस्त अंगों के पाचन के साथ अंत में स्वयं का भक्षण कर लेता है, जिससे आत्मघाती कैली कहते हैं। इसे कोशिका का ऑटम बम भी कहते हैं। अब जानते हैं राइबोसोम। तो सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम की खोज करता पेलैंड ने की थी भाई राइबोसोम की खोज। बॉस कैसा है? पेलैंड। राइबोसोम कैसा है? पेलैंड की खोज करता कौन है? पेलैंड। नामकरण रॉबर्ट ने किया। राइबोसोम दो प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। एस का मतलब यहाँ अवसादन गुणांक है, सेडिमेंटेशन टेंशन कोफिशिएंट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का। तो 70S प्रकार का जो कोशिकांग है वो 50S तथा 30S में विभाजित होता है और 80S प्रकार का
जो राइबोसोम पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वो 60S और 40S में पाया जाता है। राइबोसोम ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये कैसा अंग है? राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। तो सबसे छोटा अंग कौन सा है कोशिका का? राइबोसोम में। उप इकाइयों को परस्पर संयोजित करने हेतु मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। उप इकाइयों को परस्पर संयोजित करने हेतु मैग्नीशियम का आयन किसमें पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। Mg+2 में पाया जाता है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसे इसलिए कोशिका इंजन या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होने पर उप इकाइयाँ परस्पर अलग अलग हो जाती है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होने पर लाइसोसोम में उप इकाइयाँ परस्पर अलग अलग हो जाती है। राइबोसोम का समूह पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। राइबोसोम का समूह को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। आइए एक बार फिर विस्तार से जानते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज किसने की? पेलेंड ने की। नामकरण रॉबर्ट ने किया। 2 प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का, यूकेरियोटिक में 80S प्रकार का। 70S प्रकार में 50S और 30S, 80S में 60S और 40S। एस का मतलब यहाँ अवसादन गुणांक है, सेडिमेशन कोएफिशिएंट। राइबोसोम ये झिल्ली रहित संरचना है कोशिकांग है। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है संरचना है। इसकी देखो संरचना आप ऐसी होती है 8 के जैसी, बीच में जो है ये अलग हो जाता है। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है और उप इकाइयों को परस्पर संयोजित करने हेतु मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ये जो उप इकाई 2 उप इकाइयाँ हैं इनको जोड़ने के लिए परस्पर संयोजित करने हेतु ये यहाँ पर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। यहाँ पर लिख रखा है ये। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होने के कारण कोशिका इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मैग्नीशियम की आयन सांद्रता कम होने पर उप इकाइयाँ परस्पर अलग हो जाती है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता लाइसोसोम में कम होने पर उप इकाइयाँ राइबोसोम में कम होने पर परस्पर अलग अलग हो जाती है। राइबोसोम का समूह पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। राइबोसोम के समूह को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। अब जानते हैं तारक काय, जिसे सेंट्रियोथोर्स भी कहते हैं। तारक काय या सेंट्रियोस खोज करता है वॉन वेंडेन। तारक काय की खोजकर्ता कौन है? वॉन वेंडेन। नामकरण टी बोवेरी। तारक काय की खोजकर्ता वॉन वेंडेन और नामकरण टी बोवेरी। संरचना इसके बैलगाड़ी पहिए के समान है। तारक काय की जो संरचना कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है ना। इसमें ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो आप बता देना। सेंट्रियोस या तारक काय में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। तारक काय की आकृति कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान। बैलगाड़ी के पहिए में क्या लगाते हैं? ट्यूब्यूलिन ट्यूब डालते हैं, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं हम तारक काय संरचना। तारक काय संरचना जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है? केवल जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तारक काय क्या करता है? कोशिका जब विभाजित होने आती है तो उसमें सहायता करता है कोशिका विभाजन। तारक काय जो एक कोशिकांग है शुक्राणु में पूंछ का निर्माण करता है। शुक्राणु में क्या निर्माण करता है? पूंछ का निर्माण करता है। शुक्राणु में क्या निर्माण करता है? पूंछ का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है। तारक काय की बेहतरीन भूमिका होती है यहाँ पर कोशिका विभाजन में। पादप कोशिका में नहीं रहता है, जैसा कि हमने देखा केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु स्पाइंडल फिब्रे का निर्माण होता है। देखिए ये तंतु का निर्माण होता है पादप कोशिका में। कोशिका विभाजन के समय जो है तर्क तंतु का निर्माण होता है। ये देखो कोशिका विभाजन हो रहा है, ये देखो यहाँ पर
और ये छोटे छोटे 1 2 3 तर्क तंतु बन रहे हैं। ये कोशिकाएं हैं मित्रों, नीचे ऊपर दोनों तरफ जो बट चुकी है। अब देखते हैं हम शुक्राणु का ऊपर का जो भाग है, शुक्राणु का ऊपर का भाग क्या कहलाता है मित्रों? एक्रोसोम कहलाता है। शुक्राणु का ऊपर का भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम, शीर्ष भाग, है ना, जो कि किसके द्वारा निर्माण होता है? गोल्जिकाय के द्वारा शुक्राणु के ऊपर का भाग का निर्माण होता है। और मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और ये पूंछ दिखाई दे रही है आपको, शुक्राणु में पूंछ का निर्माण तारक काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। आइए एक बार फिर हम तारक काय के बारे में विस्तार से जानते हैं। तारक काय खोजकर्ता वॉन वेंडेन, नामकरण टी बोबेरी, संरचना बैलगाड़ी पहिए के समान, है ना। इसमें ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है ना। जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, पादप कोशिका में नहीं होता है, कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु का निर्माण करता है। शुक्राणु का अग्रभाग जो कि गोल्जिकाय का निर्माण गोल्जिकाय द्वारा होता है, जिसे एक्रोसोमिल कहते हैं। मध्य भाग को माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित होता है मध्य भाग। और पूंछ वाला भाग जो है शुक्राणु में, पूंछ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। अब जानते हैं लवक की खोज किसने की? हैकल। लवक की खोज किसने की? हैकल। नामकरण सिम्पर द्वारा किया गया। लवक यह केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अवर्णी लवक जो कि यह पादप के भूमिगत भाग में उपस्थित तथा पोषण में खाद्य सहायक होते हैं। अवर्णी लवक ये पादप के भूमिगत भाग में उपस्थित तथा पोषण खाद्य संग्रहण में सहायक होते हैं। प्रोटीन संग्रहण, वसा संग्रहण और कार्बोहाइड्रेट संग्रहण। अवर्णी लवक जो है पादप में भूमिगत भाग में उपस्थित तथा पोषण संग्रहण में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन संग्रहण की प्रक्रिया एल्यूरोप्लास्ट, वसा संग्रहण की प्रक्रिया इलियोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट संग्रहण की प्रक्रिया एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया एल्यूरोप्लास्ट, वसा संग्रहण की प्रक्रिया इलियोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट संग्रहण की प्रक्रिया एमाइलोप्लास्ट कहलाती है। अवर्णी लवक में ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक कहते हैं। लवक कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक यह पादप में पुष्प तथा पत्तियों में रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक क्या करता है? पुष्प तथा पत्तियों के रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं अब हम वर्णी लवक के बारे में। वर्णी लवक द्वारा जो है क्या होता है? यह पादप के पुष्प तथा पत्तियों में रंग प्रदान करता है। जैसे कि देखो आप, आम में हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है, पपीता में पीलापन ज़ैंथोफिल के कारण, गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण, शलजम में जो है हल्का बैंगनी रंग विटामिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। हरित लवक तीसरा पार्ट है लवक का। ये कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। हरित लवक पर्णहरित नामक संरचना पाई जाती है। हरित लवक में कौन सी संरचना? पर्णहरित नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। लाल रंग में प्रकाश का संश्लेषण की दर सर्वाधिक, बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है ना। तो मित्रों ये क्या है? हरित लवक
ये लवक की संरचना है। क्या है ये? हरित लवक। हरित लवक की संरचना है। जो ये सिक्के वाली आकृति है इसे ग्रेना कहते हैं। सिक्कों का ढेर जिसे ग्रेना कहते हैं। प्रत्येक हरित लवक में ऐसे सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 40 से 60 होती है। प्रत्येक सिक्के को ग्रेनम या थाइलेकोइड कहते हैं। प्रत्येक सिक्के को ग्रेनम या थाइलेकोइड कहते हैं। हरित लवक में जो है ये बिंदु बिंदु से जो होते हैं इसे कण क्वांटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। हरित लवक में आंतरिक भाग स्ट्रोमा कहलाता है। हरित लवक में आंतरिक भाग कहलाता है स्ट्रोमा कहलाता है ना। और जो है आंतरिक तरल भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। आधात्री, जिसे आधात्री कहते हैं या पीटिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही शब्द यूजली आता है तरल भाग के लिए, है ना। इस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। देखिए हरित लवक का महत्व। हरित लवक के ग्रेना या ग्रेनम भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। हील रिएक्शन संपन्न होता है। आंतरिक तरल भाग स्ट्रोमा पेटिका में डार्क रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। हरित लवक का जो ग्रेनम भाग है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है और आंतरिक भाग में स्ट्रोमा में पेटिका में डार्क रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक बार फिर देखेंगे हम किसके बारे में देखेंगे मित्रों? हरित लवक के बारे में देखेंगे। यह कोशिका प्रसार लवक के बारे में। लवक की खोज हैकल ने की। नामकरण सिम्पसन ने किया। लवक केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। किसमें? पादप कोशिकाओं में। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अवर्णी लवक ये पादप के भूमिगत भाग में उपस्थित तथा पोषण में सहायक होते हैं। वर्णी लवक ये पादप के पुष्प तथा पत्तियों में रंग प्रदान करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवर्णी लवक जो कि पादप के भूमिगत भाग में उपस्थित तथा पोषण संग्रहण में सहायक होता है। प्रोटीन संग्रहण को एल्यूरोप्लास्ट, वसा संग्रहण को इलियोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट संग्रहण को एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। आम में हल्का कैरोटीन हल्का रंग पीला रंग कैरोटीन, पपीता में पीलापन, जैतून गाजर में कैरोटीन के कारण, सलजम में विटामिन के कारण हल्का बैंगनी रंग होता है। टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। हरित लवक यह कोशिका प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। हरित लवक में पर्णहरित नामक संरचना पाई जाती है जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। यह है हरित लवक का चित्र। सिक्केदार नुमा जो संरचना है वो ग्रेना कहलाता है और जो इसमें तरल भाग जो बिंदु नुमा जो कण हैं ये क्वांटम कहलाते हैं और जो आंतरिक तरल भाग है वो स्ट्रोमा आधात्री पीटिका कहलाता है। प्रत्येक जो सिक्का नुमा संरचना है उसे ग्रेनम या थाइकोइड कहते हैं और कण को क्वांटोसोम कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहण होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। हरित लवक में ग्रेनम भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया हील रिएक्शन संपन्न होती है। आंतरिक तरल भाग में स्ट्रोमा पेटिका में डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है।